हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी 10th क्लास विज्ञान की 4th क्लास है, जिसके अंदर हम चौथा चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो इससे पहले हम 3 चैप्टर विज्ञान के क्लास 10th के कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारी निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जो जारी किया गया उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली और क्लासों के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं आज हम 10th क्लास विज्ञान का 4th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, जिससे भी हमारे पास एग्जाम में बहुत अच्छा खासा मटेरियल पूछा जाने वाला है। और आज हमारा ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम बायो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारी जो 3 क्लासें हो चुकी हैं वो केमिस्ट्री की 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है, जिसके अंदर हम सबसे पहले सही विकल्प जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की आपसे चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमारे इस वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है, जिसका सिंबल क्या होता है भाई, सी, ये किन किन रूपों में पाया जाता है, किस रूप में उपस्थित होता है। तो पहले दे रखा है कि केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या कोल के रूप में। तो हमारा जवाब होगा कि हमारे वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वो कार्बन जो पाया जाता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दो रूपों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा डी वाला के अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सिंबल होता है क्या, CO सूत्र, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है क्या, CO2, इस रूप में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आंसर हमारा डी वाला इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें अमोनिया वाला। हमसे पूछा है अमोनिया वाले क्वेश्चन में कि अमोनिया के एक अणु में है भाई, अमोनिया जिसका सूत्र होता है क्या, NH3, तो इसके एक अणु में हमारे पास क्या देखने को मिलता है भाई। तो बात करते हैं, देखो क्वेश्चन की हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि केवल एकल बंध होता है, केवल द्विबंध होता है, केवल त्रिबंध होता है, और डी ऑप्शन पे हमें दे रखा है क्या कि केवल द्विबंध और एकल बंध दोनों होता है। तो हमारा जो अमोनिया का जो अणु है ना, इसकी यदि हम बात करें, इसकी जब इलेक्ट्रॉन बिंदु या इसकी जब संरचना बनाई जाती है, तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा। बाकी के 2 लोन पेयर इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। बाकी के बॉन्ड पेयर हैं, तो ये इसके अंदर यदि एक बंध बन रहा है तो हम इसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, यदि इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाए तो उसे द्विबंध कहते हैं, और इस तरीके से 3 बन जाए तो हम उसे ट्रिपल बॉन्ड कह देते हैं। तो हमारे पास जो पूछा गया है वो अमोनिया का पूछा गया है कि अमोनिया के एक अणु में कितने बंध होते हैं। तो जवाब हमारा हो जाएगा कि केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है भाई। अपर रूप मतलब जब कोई तत्व प्रकृति के अंदर अलग अलग रूपों में पाया जाता है ना, तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, अपर रूप कह देते हैं। जैसे कि कार्बन के अपर रूप हमने पढ़े हुए हैं कि हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। उसी तरीके से हमसे एक और पूछा गया है कि जो बकमिंस्टर फुलेरिन जो है ना, वो किसका अपर रूप होता है। तो पिछली क्लासों में हमने भी पढ़ा था कि कार्बन और हीरा भी इसका अपर रूप होता है। उसी तरीके से बकमिंस्टर फुलेरिन भी जो है ना, वो भी कार्बन का ही क्या है, एक अपर रूप है। तो 2 हमें पहले से याद है, तीसरा हम एक और याद कर सकते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को रीड कीजिए कि इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन है हमारा का उत्प्रेरक पैलेडियम और निकेल, इसकी उपस्थिति में जो तेल होते हैं ना, वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बसा बनाते हैं भाई। ये किस प्रकार की एक अभिक्रिया होती है। तो इसे हम हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, और ये अभिक्रिया एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है। मतलब ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम हमारे पास जो तेल वगैरह जो होते हैं ना, उससे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के हम एक तरीके से बसा का निर्माण करते हैं। तो वो बसा क्या है भाई हमारा, डालडा। एक तरीके से डालडा संतृप्त पदार्थों को असंतृप्त पदार्थों को बदलने की ये जो कि एक प्रक्रिया हमें दे रखी है। तो हमारा जवाब इसका हो जाएगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। 5वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह होता है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा हमारे पास होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह होता है। तो जो OH हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास जो है,
जिनके साथ ये जुड़ जाता है वो हमारे पास यौगिक में लास्ट में हम उसके साथ नॉन लगा देते हैं, जिसको हम कहेंगे ऑन लगा देते हैं। तो ऐसा यौगिक हमारे पास है ब्यूटेनॉल, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का, ब्यूटेनॉल। जब भी इसका नाम लिखा जाएगा तो इसके लास्ट के अंदर में हम क्या लगा देते हैं, जब IUPAC ने हम इनके नाम लिखे जाते हैं तो ऑल। तो ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से इसके नाम बनते हैं जब हम इनके हम IUPAC नेम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि साबुन के अणु में क्या क्या होता है भाई। तो साबुन के अणु, जब सफाई प्रक्रिया वाली बात जब आती है तो साबुन के अणु के अंदर हमारे पास दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जलरागी भाग होता है और एक भाग उसका होता है जल विरागी वाला भाग। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इसके दो जवाब बताइए कौन कौन से हैं। तो जलरागी तो होता है इसका सिर वाला भाग कैसा होता है, जलरागी। और पूंछ वाला भाग जो होता है ना, वो कैसा होता है, जल विरागी वाला भाग होता है। तो क्वेश्चन में जब साबुन की सफाई प्रक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था कि साबुन जो है ना वो कपड़ों को किस तरीके से साफ करते हैं, तो वो सफाई प्रक्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं कि साबुन के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। तो एक भाग को हम कहते हैं जलरागी सिर वाला भाग और एक को कहते हैं हम जल विरागी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। अब रूम टेम्परेचर जो भी हमें दे रखा है, उस रूम टेम्परेचर पर ऐसी कौन सी जो है हमारे पास के जो कमरे के तापमान पर हमारी अपक्रिया करके कोई यौगिक बनाती है। तो देखते हैं, क्लोरीन जो है ना हमारे पास कमरे के तापमान पर अपक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। तो ऐसा क्या है कि तो सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होने वाली है, या फिर सौर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होने वाली है, या फिर जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होने वाली है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होने वाली है। तो क्लोरीन कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके जो बनाती है ना, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाती है, सनलाइट में। तो हमारा जवाब इसका हो जाएगा क्या, बी वाला, सौर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया ये होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे एक सूत्र पूछा गया है पेंटेन का, और इस पेंटेन में हमसे पूछा है कि इसके अंदर आणविक सूत्र हमें दे रखा है कितना, C5H12। तो इस C5H12 के अंदर कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, ये हमें बताना है भाई। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H10। पेंटेन मतलब इसका एक जनरल सूत्र की हम बात करें तो CnH2n+2, ये एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है। उनमें से हमारे पास एक पेंटेन दे रखा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5। तो 5 रखेंगे, C5H12 का सूत्र बन जाएगा। जब इसकी संरचना का निर्माण किया जाता है तो कार्बन कार्बन हमें कितने दे रखे हैं भाई, 5, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है भाई। इस तरीके से ये संरचना हमारी बनेगी इसकी। अब इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, कितने पेंटेन का आणविक सूत्र है इसमें है, कितने सहसंयोजी बंध हमें दे रखे हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरीके से इसके अंदर कितने सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, 16 सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। इस तरीके से हम इनके अंदर जो भी सिंगल बॉन्ड हमें दे रखे होते हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंट। तो जब तक हम किसी भी सूत्र का संरचना सूत्र फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम उसमें इन बॉन्डों को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सिरका 1 बिलियन है भाई। सिरका जो होता है ना वो एक खट्टा पदार्थ है और जिसको हम एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं भाई। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर एसिटिक अम्ल जो पाया तो जाता है वो कितना क्या होता है भाई। सिरका को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विनेगर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 50 से 60% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में बिलियन, या 5 से 8, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है भाई सबके साथ, ये मेंशन नहीं हुआ है इसमें, सब में परसेंटेज लगा हुआ है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है भाई। तो बिल्कुल काय के अंदर एसिटिक अम्ल मिलेगा भाई हमें, तो जल के अंदर एसिटिक अम्ल, मतलब 5 से 8% का एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है ना उसे हम कह देते हैं क्या, सिर का नाम दे देते हैं। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है हमारे पास क्या, CH3COO
H, ये इसका सूत्र होता है, जिसे हम सिरका या फिर विनेगर भी बोल देते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है क्या, एसिटिक अम्ल। क्लियर। अगला 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, और 10वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमसे कि एक सजातीय श्रेणी है हमारी, उस सजातीय श्रेणी निम्न में से कौन सी नहीं है। तो सजातीय श्रेणी बनाने के लिए देखो हमारे पास 3 है, एक को तो हम बोलते हैं क्या, एल्केन, और एक होता है हमारे पास एल्कीन, और एक होता है हमारे पास क्या, एल्काइन। ये तीन तरीके से इनके सूत्र हम बना सकते हैं, जैसे कि CnH2n+2, इसका CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2 -2, ये होता है हमारा। अब इनके अंदर हम n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या रखते हैं, तो कौन सा सूत्र इनके अंदर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि CH4 जो है ना वो एल्केन श्रेणी का होता है, तो ये तो बनेगा भाई, ये जवाब नहीं हो सकता। C2H6 को चेक करें हम, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है, 2, और C2H6 भी हमारे पास, जिसको हम CH3 बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन ही बनता है। अगला दे रखा है हमें C3H8, ये भी हमारा बनता है, लेकिन डी वाला जो हमें दे रखा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4, ना तो वो एल्केन के अंदर मिलेगा, ना एल्कीन के अंदर मिलेगा, ना ही एल्काइन के। तो रख के देख लेते हैं फॉर्मूले में, कार्बन की संख्या यदि 4 रखते हैं तो C4 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये 10 बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे एल्केन के अंदर कितनी होनी चाहिए, 10। एल्कीन के अंदर बात करते हैं, एल्कीन के अंदर कितने हो जाएंगे, C4, और 4 दूनी 8 बन रहा है भाई, ये भी थोड़ा सा मिस है। और लास्ट वाले में देखो चेक कर लेते हैं हम, 8 2 माइनस करेंगे तो या तो फिर हमारे पास होना चाहिए उसको कितना, 6, या फिर होना चाहिए हमारे पास कितना, 10। बाद बाकी का ये इसके अंदर निर्माण इनका नहीं करता है, तो C4H8 ऐसा कोई यौगिक नहीं बनता है इन ऑप्शनों में से हमारे पास। बाकी के सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन बन जाते हैं हमारे, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन नहीं बनता है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा इसका, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, और 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद ये निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेता है। भाई कोई भी यौगिक जो है ना, जब किसी यौगिक से क्रिया करता है ना, तो वो यौगिक अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है भाई, क्रिया करता है। जैसे ही उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, जो कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ये कंडीशन हमारे पास दे रखी होती है। तो फिलहाल यदि हम यहाँ बात करें तो ये जो है ना हमारा प्राप्त कर लेता है किसको, नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक अक्रिय गैस है जो कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर 18वें समूह के अंदर इनको रखा गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन 12वां, और 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, देता है। जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन का पूरी तरीके से दहन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन पूर्ण दहन पर क्या देता है भाई, तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिकों को कहते हैं जो हाइड्रोजन और किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और जैसे ही इनका दहन किया जाता है मतलब इनको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इनसे क्या प्राप्त होता है, तो जैसे ही इनको जलाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से हमें प्राप्त होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या साथ में हमारे पास ले लेते हैं हम जल। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कौन सा, बी वाला, तो बी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। भाई जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना उनको तो हम कहते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं जैसे कि एल्कीन और एल्काइन हमारे पास, उनको हम बोलते हैं कैसे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि हमारा कैसा होता है भाई, असंतृप्त होता है। तो ब्यूटेन नाम से पता चल रहा है, इसके लास्ट में क्या लगा है, एन, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला। प्रोपेन, ये भी लास्ट में एन लगा हुआ है, ये भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला। और मीथेन, इसके लास्ट में भी क्या लगा है, एन। तो ये पहचान है हमारी थोड़ी सी, हम इनको देख के भी, और इसके अंदर लगा है क्या, एसिटिलीन, इन लगा हुआ है, तो ये सब डबल बॉन्ड वाला है। तो एसिटिलीन हमारा कैसा हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड वाला, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है भाई, कि जो दहन हम चीज का कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो बर्तनों को यदि कोई पदार्थ काला कर रहा है ईंधन, तो इसका मतलब उस ईंधन का पूरी तरीके से दहन नहीं हो रहा है।
तो भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, भोजन से मतलब नहीं है, हम बात करेंगे ईंधन, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, इसलिए वो किसी बर्तन की तली को क्या कर रहा है, नीचे से काला। जैसे हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो एलपीजी बर्तनों को काला नहीं करती है, लेकिन यदि उसी खाने को हम लकड़ी कंडे या चूल्हे पर बनाएं या किसी अन्य से जलाएं तो वो तली को क्या करेगा, काला। इसका मतलब उसका ईंधन का पूरी तरीके से दहन नहीं हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये ईंधन ऐसे हैं, ये धुआं गाड़ियां इसलिए देती हैं, उन ईंधनों का दहन पूरी तरीके से नहीं होता है। लेकिन गाड़ियों को जब सीएनजी और एलपीजी वगैरह इनसे भी चलाया जाता है तो ये इससे धुआं नहीं देती है, क्योंकि उस ईंधन का पूरी तरीके से क्या होता है, दहन। तो जवाब हमारा इसका ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां, जिसमें हमें समावयवियों के यौगिक और कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ समावयवी दे रखे हैं। समावयवी का मतलब जो होते हैं कि जब कोई यौगिक ऐसा होता है और अपने अणुसूत्र को समान रखते हुए वो उसकी संरचना यदि अलग अलग प्रदर्शित करता है तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, उसका समावयवी कह देते हैं। तो क्या होता है कि जब समावयवी के गुणों में अंतर वाली बात यदि हम करें, गुणों का जो अंतर होता है समावयवी के, उनके गुणों में जो अंतर होता है ना, वो कथन हमारा सही नहीं होगा। और क्या क्या समान हो सकता है, देखो और सही नहीं है, बाकी की देखो सही है। उनके समान अणु होते हैं, अणुसूत्र समान होगा उसका, एक ही अणुसूत्र को अलग अलग संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी संरचना सूत्र सेम होगा, रासायनिक गुणों में अंतर सेम होगा, लेकिन उनका जो गुण होंगे ना वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। तो ये सही नहीं है, मतलब ऐसा पूछा है उसने। उसके बाद हमसे पूछा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन जो होता है ना, इसका परमाणु संख्या है, जिसको हम परमाणु क्रमांक बोले, वो होता है हमारे पास कितना, 6। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा कितना, 6। तो ये थे हमारे क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्या, खाली स्थान, जिनको आप आसानी से फिल कर सकते हो, आंसर ले सकते हो इनके। कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। भाई याद रखना है सभी लोगों को कि कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है, भाई याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, में श्रृंखलन की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो कार्बन जो है ना, उसी के अंदर श्रृंखला बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए प्रकृति में हमें कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शराब दे रखा है या फिर हमें वाइन दे रखा है, या तो उसको आप शराब बोलो या फिर क्या बोलो, आप उसको वाइन बोलो, इसमें क्या होता है भाई। तो इसमें याद रखना है, शराब या वाइन में सब में एल्कोहल पाया जाता है, जिसे हम एथिल एल्कोहल कह देते हैं। आप डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो, क्या शराब में वाइन में क्या होता है, तो एल्कोहल लिख सकते हो, या फिर एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। इसका सूत्र यदि याद रखना है तो याद रख सकते हो आप, C2H5OH, ये इसका सूत्र होता है एथिल एल्कोहल का। और चौथा क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना, उस चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यौगिक में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो भाई जितने भी कार्बनिक यौगिक, चैप्टर का भी नाम कार्बनिक यौगिक है हमारा, तो जिनमें सब में क्या पाया जाता है, समावयवता का गुण पाया जाता है, जिन्हें हम दे देंगे, जवाब हो जाएगा हमारा क्या, कार्बनिक यौगिक। इनमें समावयवता का गुण पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा सिरका, जो जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था कि सिरका में क्या है भाई, एसिटिक अम्ल पाया जाता है भाई इसके अंदर। तो ये जवाब भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एसिटिक एसिटिक अम्ल होता है। तो ये हुई हमारे क्या, खाली स्थान। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्या, सत्य और असत्य, जिसमें से हमसे पूछा है कि एक कुछ सूत्र हमें दे रखे हैं इसके अंदर, और इन सूत्रों में से हमें इनके जवाब देने हैं कि RCHO, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, एल्डिहाइड बोल देते हैं। बाकी का जो कि इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो इसके एल्केनल लिखा जाता है। इन एल्डिहाइड का हमसे क्या पूछा गया है भाई, सामान्य सूत्र है, ऐसा बोला गया है हमसे। तो बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र यही होता है RCHO, जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा भाई, सत्य हो जाएगा, ये सही जवाब है भाई हमारा। दूसरा बोला है हमसे कि कार्बन जो है ना, वो विद्युत संयोजी बंध का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। नहीं भाई, कार्बन विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता है, कार्बन सह संयोजी बंधों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। अगला दे रखा है हमें कि RCO फिर R डैश करके भी दे रखा है, जो कि हमसे पूछा है क्या है, ये कीटोन का सामान्य सूत्र है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि जिस यौगिक के साथ C डबल बॉन्ड O लग जाए, इधर R कोई एल्किल मूलक हो सकता है हमारे पास, इस R को आप अलग अलग भी दे सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो।
तो पूछा है हमसे क्या ये सही है या गलत है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। याद करते हैं हम इसको कि RCOR ऐसा लिखा है तो वो मतलब क्या है, कीटोन है। तो भाई इसका भी जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है। तो एल्डिहाइड वाला भी याद रखना है आप लोगों को और कीटोन वाला भी याद रखना है। दूसरा है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना हमारे पास, वो कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नहीं बात, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये जवाब हमारा क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। उसके बाद ये बोला है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी एल्केन है ना वो सब हमारे कैसे होते हैं, संतृप्त, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं, असंतृप्त। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सत्य। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखे हैं क्वेश्चन क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। और एक शब्द वाक्य में उत्तर में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए। तो एल्केन CnH2n+2, इसका जो पहला सदस्य बनता है ना, ये हमारे पास कहलाता है क्या, CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं भाई, मीथेन। अच्छे से नाम याद रखना है भाई। ये एल्केन सजातीय श्रेणी का हमें एक फॉर्मूला याद है CnH2n+2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मीथेन। दूसरा हमसे पूछा है एल्किन सजातीय श्रेणी के प्रथम, एल्कीन, एल्कीन मतलब ये डबल बॉन्ड वाला बनेगा, और एल्कीन में एक कार्बन वाला यौगिक नहीं बनता है, इसमें दो कार्बन वाला यौगिक बन के तैयार होता है, जिसका नाम हमारे पास होता है क्या, एथीन, जिसको हम कहते हैं क्या, C2H4। इसका सूत्र होगा क्या, C2H4, इसका नाम हो जाएगा क्या, एथीन, एथीन। ठीक है, मतलब जिनका जब इनका IUPAC नेम लिखा जाता है, प्रोसेस है कि एक कार्बन को मैथ लिखते हैं, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पेंट, ऐसे इनके जब नाम IUPAC लिखे जाते हैं। ऐसे ही हमें दे रखा है अगला तीसरा, एल्काइन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का यदि कोई नाम पूछे तो आप उसका भी नाम क्या बताओगे, तो उसमें भी एक कार्बन वाला बनता ही नहीं है, तो दो कार्बन वाले यौगिक का क्या होता है, निर्माण, और दो कार्बन वाले को हम बोल देते हैं C2H2, जिसका नाम हो जाएगा क्या, एथाइन, एथाइन। ठीक, क्लियर। तो ये थे आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। आगे आ जाते हैं हम, दो दो अंक वाले क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं और बात करते हैं इन क्वेश्चनों की हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सहसंयोजी आबंध, आबंध मतलब बंद होता है, या इसको हम बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है भाई, याद रखना है किसे कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो जब इस बंध का निर्माण होता है ना, तो ये परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होता है ना, उस बंध को हम कह देते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये चार हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं, वो चारों हाइड्रोजन यहाँ पर सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। बनने वाले बंध को हम क्या कह देते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के मध्य में यही सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है। बिल्कुल चर्चा हो चुकी है अपनी इसकी, कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन। और बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों के नाम अभी अपन ने पढ़ लिए, जैसे कि मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये सब क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विषम परमाणु क्या कहलाते हैं भाई। विषम परमाणु किसको कहते हैं भाई, तो जब किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम क्या कह देते हैं, विषम परमाणु। जैसे कि देखते हैं, ये हमारे पास एक CH4 मीथेन दे रखा है, और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ये एक CH3 बन गया। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसको पूरा करने के लिए मान लो हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये CH3Cl एक नया यौगिक बन के क्या हो गया, तैयार। तो यहाँ पे हम क्लोरीन को क्या कह देंगे, विषम परमाणु कह देंगे। हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा, फिर सम परमाणु कहलाएगा। तो जो भी हाइड्रोजन के अलावा कार्बन से जुड़ते हैं उन यौगिकों को हम क्या कह देते हैं, विषम परमाणु कह देते हैं। जैसे कौन कौन, जैसे कि हेलोजन, हेलोजन में हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन आदि यौगिक हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं भाई। तो बिल्कुल हमने पहले चैप्टर के अंदर भी, फर्स्ट चैप्टर जब हमने क्लियर किया था उस समय पे भी हमने प्रतिस्थापन
विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, बहुत सारी अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था। तो वहां से एक क्वेश्चन इनमें से भी बनता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो CH4 से CH3Cl जो बना है, यही उदाहरण हमारा एक काय का बन जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। जैसे CH4 और इससे हमने एक क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा क्या? CH3Cl, और एक हाइड्रोजन क्या निकल गया? इससे बाहर निकल गया। तो यही अभिक्रिया हमारी इसकी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो भाई ये सब जो अभिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, ये सभी की सभी अभिक्रिया हमें कार्बनिक यौगिकों में देखने को मिल रही है। मतलब जो यौगिक कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। ऐसी एक एस्टरीकरण अभिक्रिया दे रखी है जिसके लिए हमें क्या चाहिए? देख, कार्बनिक अम्ल चाहिए। और क्या चाहिए भाई? एल्कोहल। तो कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या? जल। इसके अतिरिक्त और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे एस्टर कहलाते हैं। और उनके बनने की यह अभिक्रिया जो है ना, उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? एस्टरीकरण कह देते हैं। मतलब हमारे पास चाहिए क्या? सबसे पहले तो हमें चाहिए कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्लों की अभिक्रिया हम करा देते हैं काय के साथ? एल्कोहल के साथ। तो बनेगा क्या भाई? तो हमारे बन जाती हैं क्या? एस्टर। और साथ में क्या बनता है? हमारा जल बनता है। इस एस्टर का सूत्र होता है ROR। एक जनरल फॉर्मूला दी, हम याद रखें। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? एस्टरीकरण। अगला, किण्वन से आप क्या समझते हो? देखो, किण्वन का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, उन इस किण्वन की क्रिया के द्वारा हम उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर जटिल कार्बनिक यौगिक किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। उस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? किण्वन। उदाहरण के लिए याद रखें, जैसे जब हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं, शराब का, और एल्कोहल का निर्माण होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये भी एक किण्वन की अभिक्रिया है। पनीर का बनना, ये भी एक किण्वन की अभिक्रिया है। ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया हमें देखने को व्यावहारिक जीवन में मिल सकती हैं। तो ये सब किण्वन अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण से क्या कर समझते हो आप? साबुनीकरण मतलब साबुन बनाने की एक प्रक्रिया है भाई। और साबुन बनाने के लिए हम क्या क्या लेने वाले हैं भाई? जब क्षारों की अभिक्रिया वसा के साथ या तेल के साथ जल अपघटन की अभिक्रिया के स्वरूप जो बनने वाली जो प्रक्रम होता है ना, उसे हम क्या देते हैं? क्या? साबुनीकरण। आसानी से एक लाइन में आप याद रख सकते हो। 2 नंबरों के क्वेश्चनों का पैटर्न अभी आपका चल रहा है। दूसरा है क्वेश्चन अगला हमारा कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। भाई जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं ईंधन वाले, उन सभी पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन तो होता ही होता है। तो देखते हैं क्यों किया जाता है। तो कार्बन और उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनका जैसे ही दहन किया जाता है ना, तो इनमें से जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। इसलिए हम इनका उपयोग ज्यादातर इकाई के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। जैसे कि पेट्रोल है, वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है। पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि इनसे ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है जिससे इस इंजन को चलाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाता है हमारा कि कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझाइए भाई। तो भाई अभी एक कठोर जल क्या है हमारा? कठोर जल होता है हमारा D2O, जिसे गुरु जल भी कहते हैं, हैवी वाटर भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। जैसे कि इसका होता है 1H1, इसको लिख सकते हैं हम 1H2, और इसको लिख सकते हैं हम 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 होते हैं जिसको हम पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन की जगह पर उसमें हाइड्रोजन का एक समस्थानिक आ जाता है ड्यूटेरियम, तो उसको हैवी वाटर बोल देते हैं हम। तो इसमें साबुन से उपचारण करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो भाई जब साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम, कठोर जल इसकी वजह से ही बनता है, लवणों से अभिक्रिया करता है और ऐसे झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ सकता है।
मतलब हम ये कहें कि कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देते हैं, बहुत कम मात्रा में झाग देते हैं और हमें ज्यादा झाग उत्पन्न करने के लिए ज्यादा मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए कठोर जल में कपड़े साफ हमारे नहीं होते हैं। तो हमें उसमें कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग या अपमार्जक का उपयोग करना पड़ता है। अगला है ऑक्सीकारक। क्या होते हैं भाई? ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया जाए तो जो इसको क्या प्रदान कर दें? ऑक्सीजन। ऐसे पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीकारक कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, जस्ट अभी हमने ऊपर समझा था कि क्या आप डिटर्जेंट जिसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, अपमार्जक उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? हाँ, बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल देखते हैं। देखो, डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में क्या देता है? झाग उत्पन्न करता है। तो यदि हमारे पास कठोर जल भी है और एक मृदु जल भी है, दोनों प्रकार का पानी यदि हमारे पास उपस्थित है और दोनों में यदि ये झाग उत्पन्न कर रहा है तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? डिटर्जेंट है। और यदि हमने देखा कि एक साबुन रखा है हमारे पास, साबुन का उपयोग हमने दोनों जलों के साथ किया, तो मृदु जल में तो साबुन ने अच्छा झाग दिया, लेकिन कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं। तो हम भी पहचान कर सकते हैं कि ये पानी कैसा है? कठोर है कि मृदु जल है। क्लियर? अगला क्वेश्चन फिर आ गया वही 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड वाली प्रोसेस होगी वो सब क्या कहलाएंगे? संतृप्त। और इनके अंदर डबल बॉन्ड वाली प्रोसेस होगी वो सब क्या कहलाएंगे? असंतृप्त। मतलब इनको हम बोलेंगे एल्केन और ये कहलाएंगे हमारे एल्कीन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल से संयोजी बंध होता है वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक या एक से अधिक द्विबंध होती है, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा या फिर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, क्या कहलाते हैं? हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनके नाम आ गए एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हो? बिल्कुल वही क्वेश्चन बार बार, थोड़ा सा पूछने का तरीका उसका बदल रहा है, वही रिपीट हो रहे हैं कि एल्केन क्या है भाई? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, सिंगल, जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो जाए उन्हें एल्कीन कहते हैं, और कम से कम 3 आबंध हो जाए तो उसे अपन क्या कह देते हैं? एल्काइन। तो ये तीनों हमें दे रखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। एल्कीन के अंदर हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एल्कीन के अंदर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और एल्काइन के अंदर हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो हम इनको बोल देंगे कि ये एल्केन होते हैं, ये एल्कीन होते हैं और ये एल्काइन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन के 2 गुणधर्म ऐसे कौन कौन से हैं जिसके कारण कार्बन हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की एक विशाल संख्या में दिखाई देता है। मतलब हमारे इस वातावरण में कार्बन के बहुत ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। इसके पीछे 2 वजह बताइए ऐसी कि क्यों पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो कारण इसका दिखाई देता है हमें कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, जिसको बोला है चतुसंयोजकता। दूसरा, कार्बन के अंदर एक और बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने की क्षमता। कार्बन कार्बन से जुड़ जुड़ के बहुत सारी लंबी लंबी श्रृंखलाओं का क्या करता है भाई? निर्माण करता है। इसलिए प्रकृति में हमें कार्बन के यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, ये वजह भी है। ठीक, आंसर क्लियर। हाइड्रोजनीकरण जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि जैसे वसा और तेल का निर्माण किया जा रहा था पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में, जैसे कि डालडा जो शब्द मैंने बोला था आपसे, वो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और यहाँ पर हम उत्प्रेरक के रूप में निकल का भी उपयोग कर सकते हैं Ni, और पैलेडियम पीडी का भी उपयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये दोनों। और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को हम बदल देंगे काय में? संतृप्त में। जो भी हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, उनको हम बदल देंगे काय में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। उसी को हम बोल देंगे एक तरीके से क्या? हाइड्रोजनीकरण की क्रिया। और इस अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं भाई, जिसे हम बोल देते हैं क्या? डालडा। वनस्पति घी। घी कौन सा वाला भाई? वनस्पति घी बोलते हैं हम डालडा को, वनस्पति घी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है क्या? हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो। बिल्कुल अभी क्वेश्चन हमें ओटीओ में भी पूछा गया था ये, कि समावयवी क्या है या समावयवता क्या है। तो देखो, जब एक ही अणु सूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के गुण प्रदर्शित किए जाते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कह देते हैं, समावयवी, और उनका यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा इनकी हमें दे रखी है। दूसरा, क्रियात्मक समूह या फिर क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, ऐसे चार उदाहरण दीजिए। तो बिल्कुल हम याद कर चुके हैं अभी इनको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर हमने इनको याद किया था क्रियात्मक समूहों को, कि किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार का एक समूह या परमाणु जुड़ा होता है जो उस कार्बन के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी, जिसे हम प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी जुड़ा था एक जगह पर OH, जिसको हम एल्कोहलिक बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक है। और यदि किसी के साथ COOH जुड़ जाए तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। C डबल बॉन्ड O जुड़ जाए इस तरीके से तो उसे हम कीटोन कहते हैं। CHO जुड़ जाए तो हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं। इस तरीके से इन यौगिकों का क्या होता है, निर्माण। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। और किसी भी यौगिक के गुण जो निर्भर करते हैं ना, वो इन्हीं क्रियात्मक समूहों पर क्या करते हैं, निर्भर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें वही सफाई प्रक्रिया दे रखी है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। या हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें कि साबुन कपड़ों को किस तरीके से साफ करते हैं। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया हमें दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है भाई, कि साबुन का जो अणु होता है ना, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला इसका जो भाग होता है ना, वो लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, और जिसको हम कैपिटल R एल्किल मूलक कह देते हैं। दूसरा जो भाग होता है ना, सोडियम युक्त अम्लीय भाग होता है, जो कि हमारे पास ये सूत्र इसका दे रखा है। इसमें R यानी जल विरागी, मतलब पहला भाग इसका कैसा होता है, जल विरागी, तथा एक आयनिक भाग अम्लीय सिरा वाला होता है। जब गंदे कपड़ों को पानी में साबुन के साथ इनको मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है। और दूसरा भाग इसका एक कैसा है, जल विरागी, वो जो गंदगी लगी है कपड़ों से, मैल वगैरह जो कि ऑयली होगी, तेलीय गंदगी होगी, वो उसके साथ घुल जाता है। तो ये दोनों आपस में अपनी अपनी जगह पे क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस कपड़ों से जो भी लग गया उसके साथ जुड़ जाता है। गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में जैसे ही खगाला जाता है तो उन अणुओं से लगी हुई जो गंदगी होती है और उसके कण होते हैं वो जल में घुलकर क्या निकल जाते हैं, बाहर, और इस प्रकार कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये साबुन की सफाई प्रक्रिया कहलाती है। तो मेन भाग इसके अंदर दो हैं, एक जल विरागी भाग और एक जल रागी भाग। ये एक गंदगी के साथ क्रिया करता है और एक जल के साथ क्रिया करता है। गंदगी कैसी होगी भाई, कपड़ों से जो लगेगी या तो वो तेलीय होगी, तो तेल के साथ वो वाला भाग जुड़ जाएगा, क्रिया करके कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम बताइए, उनके सूत्र लिखिए और उनकी संरचना सूत्र भी लिखिए। तो जी हमें दे रखे हैं भाई 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम। जैसे कि पहला हाइड्रोकार्बन है हमारे पास क्या, CH4। दूसरा लिख सकते हो C2H6। मतलब इस सीरीज के अंदर आप CH2 बढ़ाते जाओ, बस अगली सीरीज मिलती जाएगी। अगला क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए, तो अब आएगा C3, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो तो 8 हो जाएगा। अगला आएगा क्या, C4, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे, 10। ये सीरीज को भी आप लिख सकते हो, या फिर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनमें से उसके किसी भी सदस्य को उठा लो। 4 नाम लिखनी है बस आपको, आपका काम हो जाएगा। तो 4 में सबसे पहला हमें दे रखा है क्या, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। एथेन C2H6। और ये एक एल्कीन से दे रखा है, एथीन C2H4। और एक एथाइन जो कि C2H6। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कैसा बंध, ट्रिपल बंध। इसके अंदर कैसा मिलेगा, डबल बॉन्ड। और इन दोनों के अंदर हमें कैसे बंध मिलेंगे, सिंगल सिंगल बंध देखने को मिलेंगे। संरचना जब इनकी बनाई जाएगी तो जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध मिलता है, यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल,
यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि संरचना आप यहाँ देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड जहां भी कहीं मिस्टेक है उसको अपन सही करने वाले हैं। इसमें जो संरचना बनी हुई है वो रॉन्ग बनी हुई है। जैसे पहले की बात करते हैं, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई 4, और हाइड्रोजन की कितनी होती है भाई संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है 1, और ये कार्बन की होती है। बस इससे जोड़ते जाओ। जैसे कि पहले वाले को चेक करें, एक कार्बन से 4 बंधों के द्वारा 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, संरचना बिल्कुल सही बनी हुई है। दूसरी की बात करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध होना चाहिए भाई सिंगल बॉन्ड, तो जो है आपके पास सिंगल, और बाकी के सब सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, मतलब ये संरचना भी आपकी क्या है सही है। लेकिन एथीन जो दे रखी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब कार्बन की बैलेंस पूरी हुई है, एक कार्बन को गिनो उसके यहाँ 4 बंध मिलेंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन को भी काउंट करो तो 1 2 3 4, क्लियर। अब ये संरचना क्या हो गई आपकी सही। ऐसे ही एथाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने बंध होंगे, 3 बंध होंगे। अब हमारी ये संरचना क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें इनकी संरचना बनानी होती है। हमें इनकी जैसे ही संयोजकताएं जो होती हैं वो पहले हमें क्या करनी पड़ती हैं याद। तो ये हमारे प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम हैं, उनके सूत्र हैं और उनकी संरचना हमें दे रखी थी। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसी अपमार्जक को हम डिटर्जेंट भी बोलते हैं भाई, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ठीक है, अपमार्जक डिटर्जेंट और साबुन हमारे इनमें अंतर बताना है भाई। तो हम जानते हैं कि साबुन जो होते हैं ना वो बसा अम्लों के उच्च सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन बसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं ये एराइल या फिर एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। बस इतना याद रखना है। दूसरा, साबुन जल में उपस्थित जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके साथ अवले पदार्थ नहीं बनाते हैं। लेकिन अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके साथ अवले पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था पॉइंट, साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते हैं, लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छा झाग दे देते हैं। हम कहें कि अपमार्जक से, डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे साफ होते हैं साबुन की तुलना में। साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन अपमार्जक सामान्यतः कपड़े की धुलाई करने के लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये झाग अच्छा देते हैं, इसलिए इनके अंदर झाग बनता नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में बनता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर बताइए। तो ये आज का हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 4 से ये दे रखा है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे थे, ये हमसे दे रखा है। एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर दे रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं देखो इनकी दोनों की। एथेनॉल की, एथेनॉल मतलब C2H5OH, एथेनॉइक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल भी जिसको हम बोलते हैं। इनके IUPAC नेम हमारे पास ये लिखे हुए। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल की। तो ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, और इसका स्वाद जो होता है ना वो तीक्ष्ण होता है, और कैसा है, द्रव अवस्था में मिलेगा। ये भी रंगहीन होता है, लेकिन इसमें से सिरके जैसी विशिष्ट गंध आती है, एसिटिक अम्ल जिसको हमने नाम बोला है। स्वाद में कैसा होगा भाई, ये खट्टा होगा, और ये भी कैसा है, द्रव। ये बातें याद रखनी है भाई आपको। ठीक है। दूसरी बात करें कि इसका जो क्वथनांक होता है ना वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन, दोनों में से कोई एक याद कर सकते हो। और इसका जो क्वथनांक होता है ना वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 391 केल्विन होता है। के का मतलब केल्विन और बाकी का डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगला है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई, उदासीन। ये लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, और लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है मतलब इसका पीएच मान किसके आसपास मिलना चाहिए, हमें 7 के आसपास होना चाहिए। उदासीन प्रकृति का होता है।
दूसरा, ये जो होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल, मतलब इनका पीएच मान जो होगा वो हमें 7 से कम देखने को मिलेगा। दूसरा, ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनसे अवक्रिया नहीं करते हैं, उदासीन प्रकृति के हैं। और ये कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट हैं, उनसे सबके साथ अवक्रिया करके रंगहीन, गंधहीन बुलबुलों के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, ये सब क्रिया करते हैं। दूसरी बात करें, ये उदासीन प्रकृति होने के कारण ये अम्ल और क्षार के साथ कोई अवक्रिया नहीं करता है। ये क्षारों से भी अवक्रिया करके लवण भी बनाएगा और जल का निर्माण करेगा, मतलब ये अवक्रिया करेगा। दूसरी बात करें, यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से अवक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर का निर्माण करता है, ये पॉइंट नोटेबल है आपका। और एथेनॉइक अम्ल जो होता है ना वो एल्कोहलों से अवक्रिया करके, और ये किसके साथ कर रहा था, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, ये एल्कोहल के साथ अवक्रिया करके मृदु गंध वाले एस्टर बनाता है। ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट, याद रखना है भाई आपको इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये था हमारा 4th चैप्टर, जिसके अंदर आपके निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, उसमें आज हमने इसके क्लास 10th के 4th चैप्टर को क्या किया है, कंप्लीट, इसका कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल गया है। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पीडीएफ की क्या मिल जाएगी, लिंक, वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अगली क्लास में हम 5th चैप्टर, जो कि बायो का हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, उसको स्टार्ट करेंगे, उनके क्वेश्चनों को करेंगे, जो भी अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और जो स्टूडेंट ने अभी पढ़ाई अपनी कमजोर रखी हुई है, जिसकी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है, वो आसानी से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को अच्छे नंबरों के साथ एग्जाम में ला सकता है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको और आगे आने वाली जो क्लासेज हैं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम 5th चैप्टर बायो का कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक आप इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए, इनको याद कीजिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।